गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी थर्ड क्लास। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुके हैं, पोल्ट की भी और आपकी साथ में हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख लेना, बिल्कुल आपके NCERT के बेस पर है। ये जो है आपका चैप्टर आपके सरकार से रिलेटेड है। इसमें जो है आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो गई है। यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए। तो यहाँ पर जो है RK लक्ष्मण का कथन है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। ये किसका कथन था? RK लक्ष्मण का। इन्होंने लोकतंत्र के बारे में ये बातें कही थी। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर थर्ड, चैप्टर का क्या नाम है? सरकार क्या है, अध्याय थर्ड। तो इसमें क्या है, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पार्ट में आप यह पढ़ेगी क्यों लिखा गया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय की ये आपकी एक तरीके की खबर जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, तो इसी टाइप की जो है इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें लिख रखी हैं। आगे बात करते हैं, ऊपर दिए गए अखबार की सुर्खियाँ। ये सब क्या थी? अखबार की सुर्खियाँ थे। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर जो है बच्चों की एक्टिविटी, जो भी काम की यहाँ पर सूची दी जा रही है, बच्चे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये क्या है, आपकी पेडागोजी टर्म से रिलेटेड है। आप किस प्रकार से चैप्टर को बच्चों के साथ रिलेट कराओगे, यहाँ से जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। हर एक देश के विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई बार विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए भी कई कार्यक्रम चलाती है। साथ ही साथ इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे कि डाक तथा रेल सेवाएं, जो आपकी ट्रेन या फिर आपकी पोस्ट कह सकते हो, इनसे रिलेटेड जो भी सेवाएं चलती है एक सरकारी होती है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो ये क्या थे, सरकार के विभिन्न निर्णय थे, जैसे कि सड़कें, स्कूल बनाना, कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी दरें घटाना। आगे बात करते हैं, आपकी सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करने से दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने से भी है। खाली ऐसा ही नहीं है कि देश के अंदर क्या क्या काम करना है, देश से बाहर जैसे सीमाओं पर सुरक्षा, आपके सैनिक तैनात करना उससे रिलेटेड, और जो दूसरे देश से उसके बीच में जो है शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। आगे बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी से यह सुनिश्चित होता है कि देश के सभी नागरिकों में पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। प्राकृतिक आपदा जब घेरती है, उसमें सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार जो है पीड़ित लोगों की सहायता करती है। आपने सुना होगा कि जहाँ पर बाढ़ वगैरह रहती है वहाँ पर सरकार मुआवजा देती है। वो किस लिए? क्योंकि उनकी हेल्प हो सके, उनकी सहायता करने के लिए। अगर कहीं पर कोई विवाद होता है, अपराध होता है, तो उसे न्यायालय लेकर जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का एक अंग है। आपका कोर्ट भी, जहाँ पर भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है, सब कहाँ पर न्याय लेने के लिए जाते हैं? आपके कोर्ट में। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। ठीक है, अब क्या होगा, इतना सारा काम जो है बच्चों के मन में भी आएगा, भाई इतना सारा काम जो है सरकार कैसे करती होगी, और सरकार के इन कामों को करना क्यों जरूरी है। अगर ये काम नहीं करेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करते हैं, तो कुछ काम हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। इसमें क्या होती है, हमें एक व्यवस्था की जरूरत होती है जहाँ पर हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो हमें लोगों को उनकी हेल्प से जो है क्या करनी पड़ती है, कि पूरी व्यवस्था तैयार करनी पड़ती है। कुछ नियमों की जरूरत होती है जब सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों का नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर पाए। साथ ही साथ लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम भी करती है। वह न्याय बनाती है, निर्णय लेती है, और सीमा पर रहने वाले लोगों पर उन पर लागू करते हैं। जो भी आपके नियम बनते हैं, रूल बनते हैं, वो किन पर वो करेगी? जो सीमा में रहने वाले, जो आपके देश के अंदर रहने वाले, उन सब पर क्या करेगी? लागू करेगी। यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर कामों की चर्चा करनी है। ठीक है,
आगे बात करते हैं। ये क्या है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। ये क्या है, ये सब के किसके उदाहरण है, जो आपकी व्यवस्था तैयार की गई है। सिर्फ एक सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, वो अलग अलग व्यवस्था तैयार करती है। तो यहाँ पर वो ही सारी व्यवस्था दी है। सबसे पहले आपका सर्वोच्च हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, इसके बाद जो है आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, इसके बाद आपकी भारतीय रेल होगी। आगे बात करते हैं आपका सरकार के स्तर। अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या आपको पता है सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है? तो क्या आप सोच सकती है कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करते हैं? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे बच्चों से, अरे तुम्हें पता है कि हम किस तरीके से जो है सरकार काम करती है, कैसे इन सारे कामों का इंतजाम करती है। उसके भी आपके अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले स्थानीय लेवल, फिर राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, स्थानीय स्तर का मतलब होता है जैसे कि आपके गांव हो गए, शहर हो गए, मोहल्ले हो गए। हम इसमें किस चीज़ से रिलेट करा देंगे, जैसे कि आपके वहाँ पर क्या होते हैं, पंचायत लगती है, वो सब चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड आपके स्थानीय स्तर पर। फिर उसके बाद बात करते हैं राज्य, जैसे कि आप किस राज्य में रहते हैं उस पर जो भी काम होता है वो राज्य स्तर के अकॉर्डिंग होता है। फिर बात करते हैं आपके राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में क्या होता है, जो भी आपके राष्ट्र रिलेटेड होते हैं वो सारे काम जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। पूरे राज्य का ध्यान रखने, जैसे हरियाणा हो गया, असम की सरकार है, पूरे राज्य का काम करती है। मानचित्र का देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को मानचित्र से रिलेट कराएंगे। यहाँ पर कौन से शहर देते हैं, हरियाणा और असम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हरियाणा दिखाएंगे हम बच्चों को। हरियाणा कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है आपका हरियाणा इन्होंने दिया हुआ है, ये कि यहाँ पर हरियाणा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर असम जो है दे रखा है। तो ऐसे यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिल्ली होगी। तो इस तरीके से बताएंगे, ये जो है ना, ये सब जो है आपके राज्य, हम बच्चों को इस तरीके से रिलेट कराएंगे। और जो ये पूरा है, ये क्या है आपका पूरा ये भारत हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इन किताबों में आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, फिर राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर काम के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी क्या था हम इसके स्तर पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आपके लिए मानचित्र भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये भी देखते हुए चलना है। ये क्या आपके आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका तेलंगाना है ये आपका कब बना, ये आपका बना है 2 जून 2014 में। और ये किसका हिस्सा था, ये आपका आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहले क्या थे, राज्य थे, फिर इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ठीक है, ये 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ गया सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। ठीक है, सरकार और आपका कानून का क्या है, जो भी सरकार कानून बनाएगी वो सभी लोगों को, देशवासियों को मानने होंगे। केवल यही नहीं, वह तरीका है जिससे कि सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे भी यह भी ताकत होती है कि वे कानून बनाने के लिए बाध्य करे। देखो, एक तो होता है कि सरकार कानून बना रही है, आप मानो या ना मानो, लेकिन सरकार के पास इतनी पावर भी होती है कि वो सब कानून आपको मानने होंगे। जैसे कि आपका एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत से लड़के क्या होते हैं, वह हेलमेट नहीं लगाते, लेकिन सरकार का कानून क्या, अगर आपको बाइक चलानी है तो हेलमेट आपको लगाना होगा। तो अगर वो नहीं करते तो सरकार क्या करती है, उन्हें मनवाती है, उन्हें बाध्य करती है कि आप हेलमेट लगाकर चलो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है आपका उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसे या तो जेल काटनी होगी या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये क्या हम बाध्य कर रहे हैं, या तो ये कानून मानो, क्योंकि ये सब जो आपके कानून है ये आपके लिए ही बनाए गए हैं। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। हम ये बात बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। अरे हम किसी और कानून को लेकर ये सोचेंगे ये वाला कानून जो है क्यों मानना जरूरी है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी में नौकरी नहीं ली गई तो वह न्यायालय जा सकता है और दावा कर सकता है कानून का पालन नहीं हो रहा। जब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, तो क्या होता है, बहुत बार नागरिकों को क्या लगता है, भाई उनका जो कानून है वो जब्त किया जा रहा है, उनका अधिकार जो है जब्त किया जा रहा है। तो जो है नागरिक वो जाकर न्यायालय जाकर अपना हक मांग सकता है। आगे बात करते हैं सरकार के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर है सरकार को निर्णय लेने तथा कानून का पालन करवाने
यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी है। ये चीजें किस बात पर निर्भर करेगी? देश की सरकार कैसी है, तभी जो है आपके कानून को हम रिलेट कर पाएंगे। लोकतंत्र में तो लोगों की ही सरकार को यह शक्ति दी जाती है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि जो आपके नागरिक होते हैं वो ही ये पावर जो है आपकी गवर्नमेंट को देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं कि वो अपनी पसंद का नेता को वोट दे सके। एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय पर कदमों पर आधार बताने तथा सफाई देनी होती है। क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में जो भी आपके निर्णय उठाए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं, उनकी जो है आपको सफाई भी देनी पड़ेगी, आधार भी बताना पड़ेगा कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसमें राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। हमने क्या पढ़ी? लोकतांत्रिक पढ़ी। लोकतांत्रिक क्या थी? जो लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। लोग अपनी मर्जी से अब वोट देकर कोई भी अपना पसंद का नेता चुनते हैं। यहाँ पर क्या है, राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे आप कह सकते हो मंत्रिमंडल। इसमें क्या है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है राजा के पास ही होती है। जैसे कि आपके पुराने अपने इतिहास में पढ़े कि बहुत सारे राजाएं होते हैं, उनकी क्या होती थी, वो राजतंत्रीय प्रणाली के थ्रू शासन करते थे। वो अपने ही अकॉर्डिंग, वहाँ पर जनता का रोल नहीं होता था, वो खुद से जो भी उनका समूह होता था, मंत्रिमंडल होते थे, उसके थ्रू जो है वहाँ पर शासन करते थे। यहाँ पर क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर क्या, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णय लेने में महत्वपूर्ण है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हो? यहाँ पर बच्चे 2 कारण लिखेंगे, तो ये सब एक्टिविटी क्या होगी, आपके स्टूडेंट के लिए होगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। लोकतंत्र में तो आपको पूरा बताना पड़ेगा हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो आपका राजतंत्र होता है उसमें राजा कभी सफाई नहीं देता कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। वो उसकी मर्जी होती है, वो जैसे करेगा वैसा कर सकता है। यहाँ पर बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार क्यों पढ़ेंगे हम डिटेल में, क्योंकि आपका देश, आप इंडिया में रहते हो, वो क्या है, आपका लोकतांत्रिक सरकार है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ही भारत है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने वो तो लंबी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि देश आजाद होने में कई सालों का समय लगा था। सरकार संसार में और भी कई ऐसे देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष के ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता की चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में आपका कह सकते हैं कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, जनता का ही शासन क्या है, आपका लोकतंत्र है। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि ये लोगों को नियम बनाने की भागीदारी खुद से ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं, आपका लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार के प्राय प्रतिनिधि करते हैं उसे ही आपका लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र से लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं हम, ऐसा नहीं कि जनता जो है सीधे भाग ले रही है, वो क्या करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यह प्रतिनिधि मिलकर जो है सारी जनता के निर्णय लेती है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी भविष्यकों या नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। क्या, जब तक कोई भी सरकार जो है लोकतांत्रिक नहीं हो जाती, जब तक वहां पर जो आपके नागरिक है उन्हें वोट देने का अधिकार ना हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये क्या था, ये आपका मतदान के समय जो है मतदाता को उंगली पर साई के निशान लगाए जाते हैं ताकि केवल एक ही वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य, ये कहाँ से लिया गया, ग्रामीण मतदान केंद्र का, ये आपका रियल है। इसी प्रकार से जो आपको वोट का प्रक्रिया चलती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या आप विश्वास कर सकती है कि ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? हम क्या कहेंगे कि पहले ऐसी चीजें भी होती थी जिसमें सिर्फ आपके जो है आपके नागरिकों में सिर्फ आपके लड़के या फिर आप कह सकते हैं पुरुष ही इस चीज में भाग लेते थे। महिलाओं या फिर आपके गरीबों को इस चीज का अधिकार ही नहीं था। आपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते हैं और जिनके आसपास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों व अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि महिलाओं को, गरीबों को, इन्हें क्या नहीं था, मौका नहीं था वोट देने का। सिर्फ वहां पर गिने चुने पुरुष ही वहां पर वोट के थ्रू जो है सरकार चलाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था।
इसलिए जनता में संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गई। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था 1931 में यंग इंडिया पत्रिका, इसमें क्या कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपने पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता। यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का मतलब गुनाह मिला हुआ है, वो गरीब है, इसी वजह से जो है वोट नहीं दे सकता। तो गांधी जी ने इस पर जो है विचार किया था, इस पर अपना विचार प्रकट किया था। यहाँ पर क्या है, वोट फॉर वुमेन। सरकार यहाँ पर क्या है, संसार में कई भी सरकारों ने स्वेच्छा में अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिला और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ना सिर्फ आपका इंडिया में, यूरोप में और अमेरिका में भी ये चीजें हुई थी। इसमें महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी थी। जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब ये चीजें जो है आपकी ज्यादा आई थी। इस आंदोलन में महिला जो है मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं ने कहा था कि हम भी वोट देना चाहते हैं, हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सफरेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिला उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम तथा उनकी व्यवस्था का काम शुरू किया तो उन्होंने ये देखकर बड़ा आश्चर्य किया उन्हें महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवाद अवधारणा बनाई हुई थी। जब मतलब वे सब आपके पुरुष जो थे विश्व युद्ध के लिए चले गए थे, लड़ाई में भाग बन रहे थे, तो वहाँ पर जो सारा काम था महिलाओं ने किया था उनका। तो इसमें क्या थी, उसमें वहाँ पर एक रूढ़िवादी मतलब वहाँ पर बहुत सारी क्या थी, रूढ़िवादी धारणाएं फिक्स कर रखी थी कि औरत ये चीज़ें नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या महिला ये काम नहीं कर सकती, इस तरह की क्या थी आपकी रूढ़िवाद धारणाएं बनी हुई थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन में साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की। सबने आपस में मिलकर वोट की, उनकी आवाज़ सुनी जाई और उन्हें जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। क्या करा उन्होंने, बहुत सारा संघर्ष किया, वो जेल में भी गई, भूख हड़ताल पर भी वो बैठी हुई थी। भारतीय अमेरिका, यहाँ पर है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। ठीक है, 1920 में कब मिला आपको, महिलाओं को मिला, वो भी अमेरिका की। जब इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद इंग्लैंड में कब मिला, 1928 में जो है महिलाओं को अधिकार मिला था वोट देने का। आगे बात करते हैं आपका, ये जो है आपका आ गया पृष्ठ आपका 33 से लेकर मानचित्र है, जिसमें क्या करना है, भारत के राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जिले दर्शाए गए हैं। इन चित्रों मानचित्र में जो यहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। कोई कितने आपके राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम लिखने हैं, जिलों तथा आपके पड़ोसी जिलों के नाम लिखने हैं। अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी से जाने वाले मार्ग का पता लगाना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। तो ये क्या दे रखा है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ानी है। इसमें ये पहचान करना है कि सरकार के किस स्तर से संबंधित है। ठीक है, ये सब जो है बच्चों की एक्टिविटी हो गई। आगे बात करते हैं, यह अभ्यास हो गया, ये भी आपके काम का नहीं है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। ये किस चीज़ से रिलेट करता था, सरकार से करता था, मतदान से करता था, महिलाओं के अधिकारों से, लोकतांत्रिक सरकारों से, राजतंत्रीय सरकार। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में आपकी दी गई थी। ये हो गया आपका मानचित्र। ठीक है, आपका मानचित्र में आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर है। वैसे आपके इस टाइप के क्वेश्चन इतने डिटेल में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको इसकी बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए कि आपके सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप एक बार जाकर इस मानचित्र को चेक कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दी। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लास की अपडेट जो है समय पर मिलती रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।